दोस्तों, मातृत्व ईश्वर द्वारा दिया गया एक बहुत ही अनमोल उपहार है, पर कभी कभी ये सुखद अनुभव एक गंभीर समस्या का रूप भी ले सकता है। अगर गर्भवती महिला में कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, हार्ट ट्रबल या ओबेसिटी जैसी बीमारी हो, तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इन समस्याओं को हम किस तरह दूर कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम जानकारी लेंगे। इस विषय का नाम है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिश्मा ढिल्लन पाई। डॉक्टर रिश्मा ढिल्लन पाई, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आप पिछले 14 वर्षों से जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही पिछले 3 वर्षों से लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में गायनेकोलॉजी के ऑपरेशंस, डिलीवरी और हाई लेवल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट कर रही हैं। आप ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की कमेटी चेयरपर्सन हैं। आप इनफर्टिलिटी कमेटी ऑफ मुंबई ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की चेयरपर्सन हैं। साथ ही इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन के मैनेजिंग कमेटी की मेंबर भी हैं। डॉक्टर रिश्मा ढिल्लन पाई is one of the first gynecologists in the country to have bought and started work on the new uterine balloon therapy ThermaChoice for the treatment of dysfunctional bleeding. हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर, बताइए मुझे कि प्रेगनेंसी किस तरह हाई रिस्क बन सकती है, यानी खतरे का कारण बन सकती है। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है, अगर यंग वुमेन पहली दूसरी बार प्रेग्नेंट हो रही है, ये प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म का खतरा नहीं होना चाहिए। मगर कोई कोई प्रेगनेंसी ऐसी होती हैं जो शुरुआत से या फिर लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी हाई रिस्क कहलाई जाती हैं, मतलब उनमें खतरा बहुत ज़्यादा है। और ये दोनों भी कारण से हो सकती है, या तो मदर के अंदर या माँ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या अगर बच्चे में किसी प्रॉब्लम होने की रिस्क है या खतरा है। तो मदर में कॉमन हम लोग देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, या तो उसको पहले से ही हाई बीपी है, मगर उससे ज़्यादा डेंजरस है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या PIH, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये प्रॉब्लम नॉर्मली 5वें महीने के बाद, प्रेगनेंसी के 5वें महीने बाद शुरुआत होती है। यानी औरत को पता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो सोचते ही उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? नहीं, नॉर्मली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन 5वें महीने के बाद शुरू होता है। प्रेगनेंसी फर्स्ट 3-4 मंथ्स कोई तकलीफ नहीं है, 5वें महीने के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ सकता है। और ब्लड प्रेशर के अलावा पेशेंट को बहुत स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, पाँव में सूजन, फेस पे सूजन आ जाती है। बहुत से टाइम यूरिन का टेस्ट करते हैं तो यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है यूरिन में। तो ये सब जो कंडीशन है उसको टिपिकली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोला जाता है। तो क्या ये बढ़ता ही है या प्रेगनेंसी कई औरतों में बढ़ सकता है? या बहुत सी लेडीज में, स्पेशली जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, वो लेडीज में ये ज्यादा दिखाई देता है। और कौन सी लेडी को होएगा ऐसा कह नहीं सकते, मगर इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स इन प्रेगनेंसी। इसकी वजह से अगर कंट्रोल में नहीं है ये हाई ब्लड प्रेशर, तो पेशेंट को कन्वल्जन्स आ सकते हैं, मगर फिट्स आ सकती हैं, या उसको कन्वल्जन्स या आकड़ी जो बोलते हैं ऐसा आ सकता है। सडनली उसके अंदर यूट्रस के अंदर या गर्भाशय के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, अंदर ही अंदर बच्चा गुजर सकता है। मिसकैरेज हो सकता है? मिसकैरेज नहीं, मतलब लेट प्रेगनेंसी में तो इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ जो है, मतलब बच्चा 7वें महीने में भी अंदर ही खराब हो सकता है, या उसका हार्ट बीट बंद हो सकता है। और रिस्की कभी कभी हो जाता है कि पेशेंट की भी इस कंडीशन में डेथ हो सकती है। तो जैसे आपने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर अगर गर्भवती महिला को होता है, तो इसमें प्रेग्नेंट वुमेन को तुरंत कोई ट्रीटमेंट देनी चाहिए? ये तो पहले से ही, इसीलिए हम ऑलवेज अंडरलाइन करते हैं कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही लेडी को रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए। वो रेगुलर चेकअप्स कर रहे तो जैसे ही ब्लड प्रेशर थोड़ा भी बढ़ना शुरू होएगा, इमीडिएटली हम लोग अलर्ट हो जाएंगे, उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, थोड़ा नमक वगैरह कम करने का, रेस्ट कंप्लीट लेने का। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक बेड रेस्ट एंड मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, बच्चे की क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कोई केसेस में बहुत जल्दी ऐसे पेशेंट्स को डिलीवर करना पड़ता है, 7वें 8वें महीने में भी कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को डिलीवरी करते हैं, क्योंकि नहीं तो बच्चे को या माँ को खतरा है, जान का भी खतरा हो सकता है ऐसे केसेस में। तो डॉक्टर ये बताइए कि जैसे इस तरह की बीमारियां होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर है गर्भवती महिला को या डायबिटीज़ है, तो इसका असर बच्चे पर कहीं ना कहीं पड़ता है। अगर काफ़ी सालों से गर्भवती महिला डायबिटिक है, तो क्या उनकी उनका प्रेग्नेंट होना मुनासिब है, या
उन्हें अवॉइड करना चाहिए? नहीं, 2 किस्म के प्रॉब्लम्स ऑफ डायबिटीज हम लोग पाते हैं प्रेगनेंसी में। एक तो पेशेंट पहले से ही डायबिटिक है, मतलब यंग एज से या 35 की उम्र में प्रेगनेंसी करती है और उसके पहले ही डायबिटिक है। तो अगर हमको पहले से ही मालूम है तो हम स्ट्रिक्ट डायबिटीज का पहले तो कंट्रोल करते हैं। अच्छा। कंट्रोल करने के बाद ही प्रेगनेंसी अलाउ करते हैं। एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन के इंजेक्शन वो काफ़ी अच्छे रहते हैं प्रेगनेंसी में। एंड अगर शुगर कंट्रोल में है शुरुआत से लेकर आखिर तक तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं पाई जाती है। इसका कोई बुरा असर बच्चे पर पड़े? अगर कंट्रोल में है तो कुछ नहीं, बट डेफिनेटली अगर कंट्रोल में नहीं, इंसुलिन इज वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी। मगर शुगर जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है पहले 3 महीने में तो बच्चे में अबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, अबनॉर्मल हो सकता है बच्चा। और अगर लेटर स्टेज में 3 महीने के बाद अगर प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल नहीं है तो बच्चे की ग्रोथ पे असर हो सकता है, या तो बच्चा बहुत ही छोटा साइज का हो सकता है, या कभी कभी हाई शुगर की वजह से बच्चा बहुत ही बड़ा हो जाता है, 5 किलो 4.5 किलो ऐसा साइज हो जाता है। दैट इज ऑल्सो abnormally overweight. So all these problems can happen. और दूसरा एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जब भी प्रेगनेंसी तक तो पेशेंट नॉर्मल है, बट अगेन 5वें-6वें महीने में उसका शुगर बढ़ने लगता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले नॉर्मल था मगर अभी प्रेगनेंसी की वजह से, जैसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज हुआ है, ऐसा कंडीशन भी हम लोग पाते हैं। और इसमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर हाई शुगर है और वो कंट्रोल में नहीं है तो सडन इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है। मतलब बच्चा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन 9वें महीने की शुरुआत में ऐसा कुछ सडनली बच्चा अंदर ही खराब हो जाता है, अंदर ही हार्ट बीट उसकी बंद हो जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज मेडिकल प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। मतलब नॉर्मली डायबिटीज होएगा तो औरतें कितने बरस निकाल लेते हैं, अगर प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो बहुत से टाइम ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हॉस्पिटल सेटअप में ज़्यादा अच्छे मैनेज होते हैं, ना कि छोटे से नर्सिंग होम में, क्योंकि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना मदर का, बच्चे का, सोनोग्राफीज करना, कलर डॉपलर करना, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस उसकी चेकअप करना बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स में। तो अगर गर्भवती महिला में हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ की शिकायत है, तो इसके लिए प्रिवेंशन, क्योर और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अक्सर कुछ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं डॉक्टर, जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन जो चीज़ें हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिलती हैं? ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम। द अदर थिंग नाउ वी आर सीइंग के सिजेरियन के रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो बहुत से टाइम पेशेंट सेकंड बेबी के लिए आती है, प्रीवियस उसका पहले सिजेरियन हुआ है। तो अगर प्रीवियस सिजेरियन है तो भी वो बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं मगर थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में पड़ जाती है, क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट को डिलीवरी के समय, प्रेगनेंसी में तो ज़्यादा करके कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर डिलीवरी के समय अगर उसको कंट्रोल बराबर मॉनिटर नहीं किया जाए, चेकअप नहीं किया जाए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट ट्राई कर रही है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी यूट्रस जो है वो फट सकता है, बर्स्ट हो सकता है, जो पहले स्टिचेस लिए हैं वो खुल सकते हैं। और ये कंडीशन जो है काफ़ी सीरियस हो सकती है मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी, क्योंकि एकदम यूट्रस फट जाएगा, बच्चा बाहर अपने आप से पेट के अंदर निकल जाएगा, इमीडिएटली बच्चा विल नॉट सर्वाइव, बच्चा इमीडिएटली अंदर ही गुजर जाएगा, मदर को भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। सो ऑफ कोर्स अगर पहले सिजेरियन हुआ है तो सेकंड नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, मगर एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग करके कंटिन्यूस उसका बच्चे का हार्ट बीट हम लोग इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब एक ECG टाइप मशीन है जिसमें कंटिन्यूसली बच्चे का हार्ट बीट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, मदर का पल्स BP सब चेक किया जाता है, तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के साथ वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है, काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती से। मगर अगर वो सेकंड टाइम भी किसी कारण से उसको सिजेरियन करना पड़ रहा है तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो रिस्क नहीं रहता है कि लेबर का जो यूट्रस फटने का रिस्क रहता है वो नहीं रहता है अगर वो सेकंड टाइम भी सिजेरियन कर रही है तो। सो दैट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम दैट वी सी। अदर थिंग्स आर अकेली मदर के प्रॉब्लम नहीं, बच्चों के भी काफ़ी हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। समझो पेशेंट अपनी तरफ से नॉर्मल है, उसमें कोई खराबी नहीं है, मगर बच्चा जो है अंदर बढ़ ही नहीं रहा है, इसको इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं, IUGR। मतलब सब अच्छा है, सडनली 5-6 महीने में बच्चे की ग्रोथ कम हो जाएगी, 1 महीने 2 महीने में सोनोग्राफी करेंगे, बच्चा वैसा का वैसा है, बड़ा ही नहीं है। उसके साथ साथ में अंदर का जो पानी होता है बच्चे के आसपास में वो सूख जाता है, जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड है, प्लेसेंटा के आसपास जो होता है फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस फॉर द बेबी। तो अभी बच्चा जो है वो हाई रिस्क कैटेगरी में पड़ गया है कि हमको कंटिन्यूसली बच्चे का हार्ट बीट देखना पड़ता है, बीच बीच में सोनोग्राफी करनी पड़ती है, बच्चे को खून बराबर जा रहा है कि नहीं वो सोनोग्राफी
सोनोग्राफी में, कलर डॉपलर में हम लोग देखते हैं, तो बच्चे का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ता है। और बहुत से केसेस में बच्चे को अगर हम लोग जल्दी बाहर निकाल दें तो बच्चा ज़रा ठीक रहेगा, मगर पेट के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही छोड़ देंगे तो शायद बच्चा अंदर खराब हो जाएगा या डेथ हो सकती है बच्चे की। तो कभी कभी 8वें महीने में भी ऐसी डिलीवरी जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी ज़्यादा कभी कभी करनी पड़ती है कोई सर्कमस्टेंसेस में, ताकि बच्चा जो है वो अंदर ही अंदर खराब ना हो जाए या डेथ नहीं हो जाए बच्चे की। सो आजकल ऑल्सो ट्विन्स का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है, ट्विन्स ट्रिपलेट्स का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सी औरतें मेडिसिन ले रही हैं प्रेगनेंसी के लिए, ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन ले रही हैं, और इंसिडेंस ऑफ ट्विन्स बढ़ गया है उसकी वजह से। तो ट्विन्स ऑल्सो इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, क्योंकि ट्विन्स में बहुत से केसेस में प्रीमेच्योर डिलीवरी पाई जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन यूट्रस में हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ने लग पड़ता है, और बहुत से ट्विन्स के जो पेशेंट्स हैं वो जल्दी लेबर में चले जाते हैं। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन दीज पेशेंट्स। बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है, यूट्रस को एकदम शांत रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती हैं, और कभी कभी यूट्रस के ऊपर स्टिच लेना पड़ता है, टाका लेना पड़ता है, ताकि जो यूट्रस का माउथ है वो जल्दी खुल ना जाए, क्योंकि प्रेशर की वजह से कभी कभी जल्दी खुल जाता है। तो डॉक्टर, जैसे आपने ट्विन्स और ट्रिपलेट्स की अभी बात की कि ट्विन प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ भी सकती हैं और वो ट्रीटेड भी हो सकती हैं, तो आम तौर पे IVF करने से ट्विन्स और ट्रिपलेट्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? यूजुअली ज़्यादा है, क्योंकि IVF में हम लोग एक नहीं मगर 2 या 3 एम्ब्रियोज जो हैं वो वापस छोड़ते हैं यूट्रस के अंदर। तो कभी कभी तीनों भी प्रेगनेंसीज या 2 प्रेगनेंसीज कंटिन्यू हो जाती हैं। ट्रिपलेट्स तो हम लोग ज़्यादा करके अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी ट्रिपलेट्स में रिजल्ट करती है तो हम लोग उसको रिडक्शन कर सकते हैं, एम्ब्रियो रिडक्शन करते हैं। मतलब एक बच्चे को हम लोग अलाउ नहीं करते ग्रो करने के लिए, मेडिसिन के साथ उसका एक बच्चे को हम लोग स्टॉप कर देते हैं ग्रोथ, और 2 जो है मतलब ट्विन्स नॉर्मली अलाउ करते हैं ग्रो होने के लिए। अच्छा डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आजकल औरतें काफ़ी लेट प्रेगनेंसी प्रेफर करती हैं, जैसे 30s में, 40s में, तो इसमें काफ़ी हाई रिस्क खतरा इन्वॉल्व है? या क्योंकि आजकल क्या है, सब वर्किंग लेडीज़ हैं, करियर वुमेन अपना करियर बना रही हैं, या कोई किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, घर के प्रॉब्लम्स हैं, सो वेरियस रीजंस के लिए वो लोग प्रेगनेंसी डिले कर देते हैं। एंड बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं आजकल के लेट 30s में पेशेंट्स जो हैं प्रेगनेंसी कर रहे हैं, या उनको समझो कई केसेस में 10-10, 15-15 साल प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, फाइनली ट्रीटमेंट करके टेस्ट ट्यूब बेबी से प्रेगनेंसी हो जाती है। और हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट हैं 40s में, 50s में, जो कि IVF के या द्वारा प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली ये पेशेंट्स में थोड़ी सी जो है रिस्क ज़्यादा रहती है, क्योंकि 40s की एज में समझो वैसे भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम्स का थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। जैसे आपने बताया एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। दैट इज़ ओके, अगर एक टाइम प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह गई, हमने ऑलवेज हम चेक करते हैं कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं, सब कुछ हेल्दी है कि नहीं, दैट वी ऑलवेज चेक। मगर एक टाइम प्रेगनेंसी नॉर्मल है और फिर ग्रो होने शुरू हो जाती है, देन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा आते हैं। कभी कभी प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब जो बच्चेदानी का जो वार है, जो प्रेगनेंसी का वार है, प्लेसेंटा नीचे बैठता है, ब्लीडिंग के एपिसोड्स होते हैं, और ऐसे केसेस में ज़्यादा करके सिजेरियन डिलीवरी हम लोग प्रेफर करते हैं। अगर 45 ईयर्स की औरत है, उसको 20 साल के बाद प्रेगनेंसी हो रही है, तो वो प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि उसको वापस कभी शायद प्रेगनेंसी होएगी नहीं। तो वो केसेस को हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और ज़्यादा करके सिजेरियन से डिलीवर करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो केसेस में। सो स्लाइटली दीज पेशेंट्स आर एट अ हायर रिस्क, सो डेफिनेटली प्रेगनेंसी शुड नॉट बी डिलेड टू मच। तो अगर डिलेड है तो उसमें ज़्यादा सिजेरियन बजाय कि नॉर्मल डिलीवरी हो, ऐसे सिलसिले में दूसरे कारण होते हैं, बहुत दूसरे फैक्टर्स अंदर आ जाते हैं। सिजेरियन ज़्यादा पाया जाता है, और सिजेरियन ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उसमें मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, बहुत मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई है, ऑल दोस अदर रीजंस फॉर सिजेरियन। थैंक यू सो मच डॉक्टर पाई, एक बार फिर स्टूडियो में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। For more videos, subscribe to our channel, Care World.